चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार पहले सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की जो क्लास है बेटा डेली 9 बजे आपकी लगती है। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहां भी आपसे हिंदी पूछी जाती है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस महा रिवीजन चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा, हर टाइप के आपको प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं सेशन को जरूर शेयर करें। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ मंडला से। ठीक है भैया, स्वागत है सभी का। न्यू हो या ओल्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग तैयारी करते रहो, शिद्दत से तैयारी करो। और जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है थ्योरी वाली, वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बेटा मैम की क्लास 1 तारीख से लगने वाली है इंग्लिश की। और जैसा कि आपको पता है DSSB का भी आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी को। और KVS TGT दोनों के लिए बैच काम करेगा। तो KVS की तैयारी कर रहे हो या फिर आप DSSB की, दोनों के लिए बैचेस आपके अवेलेबल हैं तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। हाँ, सही टाइम पे आए हैं क्लास में। चलो बहुत बढ़िया, सही टाइम पे क्लास में आ चुके हो आप लोग। और ये अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग यहाँ पर अब तो सतर्क हो चुके हो कि तैयारी हमको करना है, ये आपको पता चल गया है। बेटा जो भी आपको कोर्सेज चाहिए या जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, मोहन यादव जी ने जैसा कि आपको पता होगा कि वैकेंसी के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें कही हैं कि आपको यहाँ पे फरवरी में बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है, प्रश्न चिन्ह तो ये लगा है जीवन में। आपकी तैयारी क्या है, प्रश्न चिन्ह ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। बाकी सब तो ठीक ही ठाक है। और यहाँ पर बिल्कुल तांडव क्लासेस से जुड़ने के लिए बिल्कुल कोई भी क्वेरी है आपको, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। DSSB में क्या सब्जेक्ट है बेटा, जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जिससे भी आपने VA किया होगा, MA किया होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हो। प्लस आपके पास BEd होना चाहिए और यहाँ पर आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, लाइक और शेयर कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना पहला प्रश्न ये रहा आपकी जिंदगी में। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेज शब्द आपको बताना है किस भाषा का है। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं अंग्रेज जो शब्द है आपका। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर शब्द सुने होंगे, एक अंग्रेज हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका पुलिस हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका फिरंगी हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका कर्फ्यू हो गया, कर्फ्यू हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इंजन हो गया आपका, इंजीनियर हो गया आपका, इंजीनियर हो गया आपका। ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पर किसके माने जाते हैं, तो याद रखना इनको यहाँ पर फ्रेंच कहा जाता है। क्या है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना, जैसा कि आपको दिया है, जैसे फ्रेंच पर सारे के सारे शब्द किसके हो गए, फ्रेंच के। पुर्तगाली की बात करें, डच की बात करें, तो डच में यहाँ पर क्या आता है, एक तो आपका तुरुप आता है। क्या आता है, तुरुप का एक का आप लोगों ने सुना होगा, एक बम आता है, एक ड्रिल भी आता है। तो ये आपके डच भाषा के हैं। पुर्तगाली के मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि पुर्तगाली के यहाँ पर आपके साबुन बाल्टी तौलिया हो गया, काजू यहाँ पर बादाम हो गया, अनानास हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, अचार हो गया, आलू गोभी हो गया, गोदाम हो गया, अलमारी हो गया, तिजोरी हो गया, कमरा हो गया, इसके बाद गमला हो गया, परात हो गया, ठीक है, बोतल हो गया। ये सारे के सारे शब्द किसके माने जाते हैं, पुर्तगाली के माने जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे समझना, निम्नलिखित शब्द युग्म में से असंगत युग्म है। गोबर तद्भव है, नाक रूढ़ है, कमल नयन यौगिक है, मधुमास योग रूढ़ है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन बेटा लास्ट में बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आपने रील में देखा होगा जो डाल दी है आप लोगों के समकक्ष में। हाँ देखो, यहाँ पर याद रखना जो भी आपको प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ लो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं डी होगा। देखो पहले तो यहाँ पर याद रखना, जो गोबर दिया हुआ है, गोबर की बात करें तो भैया यहाँ पर तद्भव है, बिल्कुल सही है। नाक को तोड़ नहीं सकते, मतलब ये रूढ़ शब्द है आपका। और यहाँ पे मधुमास, मधुधन मास। अब यहाँ पे मधुमास एक, यहाँ पर आपका जो शब्द दिया हुआ है तीसरे शब्द का बोध कराता है, तो यहाँ पर योग रूढ़ हो गया। लेकिन जो कमल नयन है आपका, जो कमल नयन है आपका, कमल नयन है, कमल रूपी जो नयन होता है,
तो यहाँ पर याद रखना विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। तो यहाँ पर कमल नयन किसको कहा जाता है? विष्णु को। तो याद रखना ये भी आपका क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। मतलब आपका असंगत कौन सा हो जाएगा लाडलो? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वह कहे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा लिखाई थी, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप आंसर इसका लगा सकते हो। जल्दी से जल्दी बेटा, यहाँ पर सरल प्रश्नों के आंसर तो कम से कम आप लोग जल्दी जल्दी दे दिया करो रे कबूतरों। हाँ, कठिन तो ठीक ही ठाक है, लेकिन सरल प्रश्नों के आंसर आप बिल्कुल जल्दबाजी में दिया करें, क्योंकि यहाँ पे हमको समय नहीं लगाना है। रिवीजन का मतलब है आपका सुपर फास्ट, और सुपर फास्ट में मतलब आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ लिया है, तो ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके आने चाहिए। हाँ, देखना यहाँ पर दिया हुआ संस्कृत के, बेटा आप लोग थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं वह कहे जाते हैं। तो आप लोग याद रखना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर शब्द सुना होगा बेटा तत्सम। तत्सम की बात करें तो यहाँ पर ये बनता किस प्रकार से है? तो ये बनता है तत् प्लस सम से मिलकर बनता है। तत् का मतलब होता है यहाँ पर उसके, और सम का मतलब होता है समान, अर्थात किसके समान? तो याद रखना लाडलो, संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा याद रखना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हैं, अर्थात हिंदी में जिनका प्रयोग ज्यों के त्यों किया जाता है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यों के त्यों जिस भाषा में होता है तो हिंदी भाषा में ही होता है, तो उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। वहां संस्कृत शब्द ना बोलते हुए संस्कृत शब्दों को ही क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर ये तद्भव क्या होते हैं? तो वे शब्द जो यहाँ पर थे तो संस्कृत के, लेकिन रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए, उनको क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। संकर का मतलब क्या होता है? कि जब यहाँ पे दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है? उसे संकर कहा जाता है। देशज का मतलब होता है वे शब्द जो देश में उत्पन्न हो, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आंसर लगा लो भैया, बी होगा आपका। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते हैं पहले। हाँ, आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? ये थोड़ा ठीक है बेटा प्रश्न। विसर्ग का जो प्रयोग है वो बेटा किन शब्दों में नहीं होता है? देखो, यदि हम बात करें तो जो आपका विसर्ग है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो विसर्ग हो गया, या फिर यहाँ पर आपका हलंत हो गया, या फिर आपका यहाँ पे संधि शब्द हो गए। क्या हो गए लाडलो? संधि शब्द हो गए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना छ, त्र, ज्ञा, श्रा, वा, या, अगर इनका प्रयोग कहीं हो रहा है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम। और अगर आपका यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? तद्भव कहा जाता है। क्लियर है बात? यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? तत्सम में तो होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? आपका तद्भव में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तद्भव में। क्योंकि विसर्ग का प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों में, और संस्कृत शब्द कहाँ पे होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो आप लोग सीधा सीधा याद रख सकते हो, आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ, ए होगा सर जी। ठीक है भैया, आप लोगों ने बोल दिया और हमने आंसर लगा दिया है। ठीक है, हाँ, आप लोग पता है वही हो, जानबूझ के हारने वाले हो। पता है, आप लोग यहाँ पे जानबूझ के हार जाते हो, फिर यहाँ पे बोलते हो सर जीतने का मलाल थोड़ी है। जैसे यहाँ पे आपने दो पंक्तियां सुनी होंगी कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो जब है कि तुम जानबूझकर हार जाओ, मजा तो तब है जब जानबूझकर हार जाओ, हमेशा जीत की या जीत ही जाना
मलाल थोड़ी है या कमाल थोड़ी है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये आपके लिए पंक्ति है बेटा, बहुत शानदार पंक्ति है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जितने ही बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो जब है कि तुम जानबूझकर हार जाओ, मजा तो जब है कि तुम जानबूझकर हारो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो आप लोगों के लिए ये बेटा बिल्कुल हमेशा जीत जाओ ऐसा कमाल थोड़ी है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तद्भव बताना बेटा, तत्सम नहीं बताना है। कंफ्यूज हो गए थे? कंफ्यूज तो आप लोग होते ही रहते हो रे कबूतरों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे भ्रमर दिया हुआ है लाडलो, तो भ्रमर की बात करें तो भ्रमर यहाँ पर क्या है? भ्रमर आपका यहाँ पे तत्सम है, ये भी आपका क्या है? तत्सम है। और देखो छा आ गया मतलब ये भी आपका तत्सम होगा। अब यहाँ पर कोयल दिया है मतलब ये आपका क्या होगा? तद्भव होगा लाडलो। क्या होगा? तद्भव। अब आप लोग बोलोगे सर इसका तत्सम क्या होगा? तो कोयल का तत्सम होता है लाडलो कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। तो कोकिल यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तत्सम। अब जैसे भ्रमर दिया है तो इसका तद्भव क्या होता है? भौरा। क्या होता है? भौरा। व्याघ्र दिया है तो इसका क्या होता है? आपका वाघ। और क्षीर दिया हुआ है तो क्षीर का क्या होता है? आपका खीर होता है। क्या होता है? खीर। तो ये यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे लाडलो? तद्भव हो जाएंगे। तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है भ्रमर तत्सम है, क्योंकि देखो रपार आया, यहाँ भी रपार आया, यहाँ छा आ गया, ये पहचान मैंने आपको लिखा दी थी। भ्रमर मतलब भौरा। भौरा आपने सुना है, तो जो शब्द हमको पता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव कहा जाता है। जो हमको नहीं पता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। व्याघ्र नहीं पता, बाघ पता है हमको। क्या पता? वाघ। क्षीर, खीर, कोयल। कोयल यहाँ पे तद्भव है, लेकिन तत्सम बनाओगे तो कोकिल बनेगा लाडलो। क्या बनेगा? कोकिल बनेगा। क्लियर है बात? यहाँ पर एक बार कंफर्म करके आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, चलो समझ में आ गया सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। सर जीतना तो जिद है मेरी, हाँ हारने की शिकायत तो बहुत पीछे छोड़ दी है। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा लिखा है कि जीतना तो जिद है मेरी, हारने की शिकायत तो बहुत पीछे छोड़ दी है। अब बारी तो मंजिल की आने वाली है, क्योंकि हमने अपनों से साझेदारी छोड़ दी है। अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। देखना अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो पतलून शब्द है आपका, बिल्कुल भैया, हाँ ये पेंटलून से बना हुआ है पतलून। तो यहाँ पर पेंटलून से बना हुआ है मतलब ये किसका हो जाएगा बेटा? अंग्रेजी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंग्रेजी का हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है? तो प्रगतिवादी विचारधारा पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिवादी विचारधारा के यहाँ पर कहानीकार कौन है। तो देखो प्रगतिवाद की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, जो प्रगतिवाद है उसे यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो प्रगतिवादी जो विचारधारा उसे क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है। और इसके यहाँ पर जो आपके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं आपके? तो याद रखना वो यशपाल को कहा जाता है लाडलो। किसको कहा जाता है? यशपाल को कहा जाता है। अब आप लोग बोलोगे यशपाल, ये यशपाल वही हैं जिनकी बहुत सारी रचनाएं भी आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। धर्म युद्ध हो गया, फूलों का कुर्ता हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान दान हो गया, तो आप लोग लिख सकते हो बेटा, जैसे ज्ञान दान हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर आपका फूलों का कुर्ता हो गया, फूलों का कुर्ता हो गया। ये आप लोगों ने यहाँ पर कई बार सुना होगा। एक यहाँ पर इनकी रचना आती है बेटा, कौन सी? धर्म युद्ध आती है। कौन सी आती है? धर्म युद्ध भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट आती है। इसके बाद यहाँ पे उत्तमी की माँ आपने सुना होगा, तर्क का तूफान सुना होगा। तो एक और आप लोग लिख लो बेटा, तर्क का तूफान इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक यहाँ पर और आती है उत्तमी की माँ। कौन सी आती है लाड लो? तो उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे सच बोलने की भूल, ये आ चुकी है वर्ग एक में, याद रखना। ये डीएस यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे सच बोलने की भूल, सच बोलने की भूल, सच बोलने की भूल, सच बोलने की भूल, ये भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना मानी जाती है। यशपाल की मानी जाती है, ठीक है। खच्चर और आदमी बेटा इन्हीं की मानी जाती है। क्लियर है बात यहाँ पर? तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? ठीक है भैया, आवाज बेटा प्रॉपर आ रही है? एक बार मुझे थम्स अप करके आप लोग थोड़ा बता दें।
एक बार थम्स अप करके बताइए बेटा। हाँ चलो क्लियर है बेटा। देखना अगला यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, समझना निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कौन सा सुमेलित है। देखो बेटा, राजा निर्वंशिया की बात करें तो ये किसका माना जाता है आपका, ये कमलेश्वर जी का माना जाता है। किसकी रचना है बेटा, कमलेश्वर जी की है। अब आपने डिप्टी कलेक्टरी, तो डिप्टी कलेक्टरी की बात करें तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टरी किसका माना जाता है आपका, अमरकांत का माना जाता है। किसका माना जाता है लाडलो, तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टरी किसका है, ये अमरकांत का है। किसका है बेटा, अमरकांत का है। और बादलों के घेरे की बात करें तो यहाँ पर जो बादलों का घेरा है वो बेटा यहाँ पर किसका माना जाता है, कृष्णा सोबती का माना जाता है। किसका माना जाता है, बादलों के घेरे की बात करें तो यहाँ पर ये किसका माना जाता है, कृष्णा सोबती का है। किसका है, कृष्णा सोबती की रचना मानी जाती है। अब देखना यहाँ पर याद रखना, आप लोगों को जो बिंदु दिया हुआ है सबसे पहले याद रखना, जैसे राजा निर्वंशिया हो गया, राजा निर्वंशिया जो रचना है बेटा वो किसकी मानी जाती है, कमलेश्वर की। किसकी है बेटा, तो यहाँ पर याद रखना ये कमलेश्वर जी की है। किसकी है, कमलेश्वर। कमलेश्वर जी की रचना आपने सुना होगा। इनकी एक और आप लोग याद कर लेना, ये कई बार आ चुकी है, कितने पाकिस्तान, इसको आप लोग याद कर लेना, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, यहाँ पर इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिप्टी कलेक्ट्री किसकी है बेटा, अमरकांत की है। बादलों के घेरे यहाँ पर किसकी है बेटा, कृष्णा सोबती की है। यही सच है, ये यहाँ पर मनु भंडारी की है। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताइएगा कितने बच्चों का सही है। अब देखो यहाँ पर याद रखना, सभी ने तो बोल दिया है कि हाँ सर सही है सही है। चलो आवाज तो बेटा प्रॉपर आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें पहले आप लोग। चलो अगला देखना, यहाँ पर अगला आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइएगा बेटा, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लें। हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है, चलो अब देखना यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो एक और जिंदगी यहाँ पे सबने पढ़ा है बेटा, एक और जिंदगी यहाँ पर किसकी है, मोहन राकेश की रचना है। तो इसको तो हटा दो आप लोग, ये तो यहाँ पे सही है। रसिक जो रसप्रिया है, देखो बेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे रसप्रिया है और एक आती है आपकी कौन सी लाडलो, रसिक प्रिया आती है। कौन सी आती है, रसिक प्रिया। दोनों में अंतर समझना, रसिक प्रिया आ रही है मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, केशव दास आएगा लाडलो। क्या आएगा, केशव दास। लेकिन रसप्रिया जब आएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा फणीश्वरनाथ रेणु आएंगे। कौन आएंगे आपके, फणीश्वरनाथ रेणु जी आएंगे। और यहाँ पर देखना, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा भैया, बंद गली का आखिरी मकान, तो ये धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का है। तो बंद गली का आखिरी मकान, मैंने आप लोगों को बता नहीं था कि भैया किससे मिलने जा रहे हैं, बोला बाबू से मिलने जा रहे। कहाँ मिलेंगे, तो गली गली देखा, छत छत देखा, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, घर घर, नहीं मिला तो फिर बंद गली का आखिरी मकान उसका ही था। और ये आखिरी मकान किसका था, तो धर्मवीर भारती जी का था। क्लियर है बात। यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका अगला है खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया। तो बेटा यहाँ पे जो खोई हुई थाती की यदि हम बात करें तो खोई हुई थाती जो रचना है वो किसकी है लाडलो, तो याद रखना यहाँ पर ये गंगा प्रसाद बिमल की है। किसकी है, तो गंगा प्रसाद बिमल आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, गंगा प्रसाद बिमल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक इसकी रचना मानी जाती है खोई हुई थाती, गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। इसको आप लोग कहीं छाप लो, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पर पछताओगे। तो आप लोगों को यहाँ पर बताया एक और जिंदगी मिल गई किसको, मोहन राकेश को। रसिक प्रिया, अब यहाँ पर रस प्रिया है तो रेणु की है, रसिक प्रिया होता तो केशवदास हो जाता। इसके बाद बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है और खोई हुई थाती यहाँ पे गंगा प्रसाद बिमल की है।
ठीक है, चलो बेटा एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो चश्मा लगा लो रे तुम लोग। हाँ, कितने बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा? तुम लोगों को कबूतर पता है उसमें वो आता है, क्वालिटी बढ़ाओगे ना 360 कर लोगे तो बेहतरीन दिखेगा, पता है। हाँ, उसमें ये भी दिखेगा कि पेन किस कलर का है। हाँ, समझ रहे हो ना। हाँ, बोला सर आंखें लाल हैं, आंखें नीली हैं, ये थोड़ी दिखना है। इसको तो सूंघ कर लगा दिया, ये कौन है भैया। हाँ, तुम लोग सूंघ के आंसर लगा देते हो, लेकिन याद रखना पेपर में भी ऐसे ही आंसर लगाना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, पेपर में भी इसी तरीके से आंसर आपको लगाना है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल, इसका आंसर तो आपका हो गया। अगला दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब नहीं पूछा है यहाँ पर, तो नहीं दिया है कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह का है बंदगली का आखिरी मकान, शेखर जोशी का है एक अदद औरत, ममता गालिया और भस्मामृत चिंगारी यशपाल की है। तो अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है। चलो देखना, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो देखो भस्मावरत, तो भस्मावरत चिंगारी यहाँ पर किसकी है? यशपाल की है, सही है। ममता गालिया एक अदद औरत है, बिल्कुल भैया। यहाँ पे कर्मनाशा की हर शिव प्रसाद सिंह की है। लेकिन बंदगली का आखिरी मकान अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बंदगली का आखिरी मकान यहाँ पर शेखर जोशी का नहीं है, ये किसका है बेटा? तो धर्मवीर भारती का है। किसका है? तो याद रखना ये यहाँ पे धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी लाडलो? धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है। तो ये तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, सबका सही है। चलो कबूतर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, पहले सभी बच्चे लाइक कर दो, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। सभी बच्चे यहाँ पे पहले लाइक कर दो। हाँ, जितने ही बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला कंसेप्ट यहाँ पर देखना, बिल्कुल अगला कंसेप्ट यहाँ पे देखना, वध स्थल से छलांग। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, रचना क्या दिया हुआ, रचना क्या दी हुई है? वध स्थल से छलांग। जल्दी जल्दी आंसर बताए बेटा, वध स्थल से छलांग यहां पर किसकी रचना है? कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे। वध स्थल से छलांग, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है, हाँ ठीक है भैया। देखना आपको दिया वध स्थल से छलांग कौन लगाएगा भैया? तो वध स्थल थे, ये बताओ यहाँ पे स्थल कौन सा? बोला सर हमने ऋषिकेश सुना था। कौन सा सुना था? तो आपने यहाँ पे क्या चुना है भैया? ऋषिकेश सुना हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना ऋषिकेश आपने सुना है, तो यहाँ पे ऋषिकेश सुना है। और ऋषिकेश कैसा है? रास्ता सुलभ है, कठिन है लेकिन सुलभ बना दो यहाँ पर। तो वध स्थल से छलांग यहाँ पर किसकी बेटा? ऋषिकेश सुलभ की रचना है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू हो रही है आपकी? बेटा ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चल रही है। ऑफलाइन क्लास हिंदी स्पेशल आपकी भोरकुआ पे चल रही है 3 बजे से। तो जितने ही बच्चे भोरकुआ पे आ सकते हो। हाँ, आपके यहाँ पे 3 बजे क्लास रहती है भोरकुआ पर, याद रखना हिंदी स्पेशल की क्लास। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है? आपका वापसी, उषा प्रियंवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, यहाँ पे जयदोल अज्ञे और ठेस जैनेन्द्र का। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है? तो बेटा शुद्ध नहीं पूछा है, ऐप पर क्लास नहीं चल रही है सुपरवाइजर की, कैसे देखें बेटा? यहाँ पर एक बार आप लोग अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा या आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे चलने लगेंगे क्लासें। कई बच्चों को यहाँ पे हो जाता है बेटा, अशुद्ध पूछा है। हाँ, चलो अशुद्ध की यदि हम बात करें तो पहले यहाँ पे समझ लो बेटा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है देखो वापसी, तो वापसी किसकी हुई थी? उषा प्रियंवदा की है। मैंने आपको बताया था वापसी किसकी हुई थी? उषा प्रियंवदा की हुई थी। इसके बाद यहाँ पर देखना यही सच है, तो यही सच है ये किसका है बेटा? मन्नू भंडारी, अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं। और जयदेव जो दिया हुआ है तो ये किसका है? अज्ञे जी का। लेकिन जो ठेस है, ठेस यहाँ पर किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ना कि जैनेन्द्र की है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पर, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन आप लोग देखना कंफ्यूजन में रहता है हमेशा, कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? रुकोगी नहीं राधिका, वो बेटा प्रियंवदा की है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? ठीक है,
यहां पर याद रखना, अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आप लोगों को लगाना यहां पर इंदुमती की कहानी। और इंदुमती की जो कहानी है बेटा किसकी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी मानी जाती है। इस कहानी पर यहाँ पे जो शेक्सपियर के नाटक हैं उसका टेम्पेस्ट की छाया पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर इंदुमती कब लिखी गई थी बेटा, 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। और आपको पता होगा कि यहाँ पर द्विवेदी युग से कहानियों का प्रारंभ माना जाता है। 1900 ईस्वी में यहाँ पर किसने लिखी थी, किशोरी लाल। तो यहाँ पर ये कब लिखी थी बेटा, 1900 ईस्वी में लिखी थी। किसने लिखी थी, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी थी। और यहाँ पर याद रखना इसे पहली कहानी किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हम भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर क्या माना था, इसे पहली कहानी माना था। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या लगा देना है, ए लगा देना है। जैसे यहाँ पर बात करें तो एक आते हैं देवी प्रसाद आते हैं, तो देवी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि नहीं भैया पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। इसके बाद बच्चन सिंह आते हैं, बोलते हैं नहीं भैया यहाँ पर प्राणिनी प्रणय पहली कहानी है। तो लक्ष्मी नारायण लाल कहाँ रुकेंगे, वो भी आ जाते हैं, नहीं भैया 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय को पहली कहानी लक्ष्मी नारायण जी ने माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, वो बोलते हैं नहीं भैया बंग महिला ने लिखी थी दुलाई वाली, उसको पहली मानेंगे। तो अलग अलग कवियों के अनुसार यहाँ पे अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। हाँ, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका पूछा जाए तो फिर यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो बंग महिला। अगर पहली कहानी लेखिका आपसे पूछी जाए तो बंग महिला आप लोग लगा सकते हो। क्लियर है बात। यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी कब लिखी गई थी बेटा, मैंने आपको बताया था एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई थी। 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा गया था। दुलाई वाली 1907 में लिखी गई थी। तो ये आप लोग याद कर लेना। ऐसे तो बहुत सारी आती, प्लेग की चुड़ैल भी आती है, लाला भगवान दास ने कहा था। एक बिजली आती है तो लाला यहाँ पे पार्वती नंदन ने कहा था। एक यहाँ पे गुलबहार आती है तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। तो अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मानी जाती है, लेकिन हमको रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर पहली कौन सी मानी थी भैया, तो आप लोग सीधा सीधा याद रख लेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर पहली कहानी किसे माना था, इंदुमती की कहानी को माना था, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखना, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है। बेटा शिरीष के फूल आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दी है। गुरु एमपीटेड वर्ग 2 की स्पेशल क्लास स्टार्टिंग कब से है बेटा, ऑफलाइन आपका यहाँ पे चल रही है। ऑफलाइन जो क्लासेस हैं ऑफलाइन आपकी स्पेशली चल रही है, वो आपकी 3 बजे से है। ऑनलाइन आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, डेली लाइव रहती है, 4:15 पर क्लास है। ठीक है, हाँ चलो बेटा। अब यहाँ पे पूछा हुआ है आपको शिरीष के फूल। देखो जितने भी फूल हैं वो सब यहाँ पे किसकी रचना मानी जाती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है बेटा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर याद रखना, आप लोगों ने सुना होगा शिरीष के फूल हो गया, अशोक के फूल हो गया, देवदास हो गया, बसंत आ गया, इसके भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे मेरी जन्मभूमि आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी का यहाँ पर, तो ठाकुर जी की बटोर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सीधा सीधा आप लोगों को याद करना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार भी थे। तो यहाँ पे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है बेटा, हजारी प्रसाद जी की यहाँ पर रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसा है बेटा, एक ललित निबंध माना जाता है। अब आप लोग इनकी बहुत सारी रचना है, वो भी लिखवा दीजिए सर। तो बेटा लिख लो आप लोग। इनकी जो रचनाओं की बात करें तो आपने यहाँ पर पहली तो कौन सी पढ़ ली भैया, शिरीष के फूल पढ़ ली, शिरीष के फूल पढ़ ली। इसके बाद यहाँ पर एक और आपने सुना होगा, अशोक के फूल भी आ गए, अशोक के फूल भी आ गए, अशोक के फूल भी यहाँ पर आती है इनकी रचना। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देवदास भी पढ़ा होगा, देवदास भी पढ़ा होगा। ये देवदास भी बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है बेटा इनकी। इसके बाद यहाँ पर एक और पढ़ा होगा आपने, बसंत आ गया, बसंत आ गया, बसंत आ गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। बसंत आ गया यहाँ पर किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और लिखना बेटा, आम फिर बोरा गए, आम फिर बोरा गए, फिर बोरा गए, फिर बोरा गए। तो यहाँ पर याद रखना आम फिर बोरा गए। और एक और यहाँ पे लिखना जो आपके आएगी रचना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। बिल्कुल भैया, घर जोड़ने की माया इन्हीं की मानी जाती है। हाँ, अब यहाँ पर ये सारी की सारी रचना आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। पहले सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जी, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। ठीक है, खादी के फूल बेटा अलग है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी। चल हो गया सभी का। खादी के फूल यहाँ पे 2 लोगों ने लिखी थी, बच्चन और पंत जी ने। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर दोनों ने साथ में मिलकर लिखी थी।
जैसे आप लोगों ने यहाँ पर 1 इंच मुस्कान सुना होगा तो 2 लोगों ने लिखी थी, ऐसे ही खादी के फूल है बेटा। चलो लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे, आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? मतलब यहाँ पर पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले यहाँ पे प्रमुख लेखक कौन है, तो इसका आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें बेटा, पहले आप लोग पढ़ लें। माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय हैं आपके, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी है, या गुलाब राय हैं? हाँ चलो पत्रकारिता का स्तर पूछा है बेटा। देखो पत्रकारिता के हिसाब से यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक इसका माना जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पे विकसित करने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं, और इनकी जो यहाँ पर शैली है, जैसे बात करें राष्ट्रीयता भी मिलती है इसमें, भावुकता भी मिलती है, ओजस्वीयता भी मिलती है, माखनलाल चतुर्वेदी का रूप इनमें मिलता है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा गेहूं और गुलाब पढ़ा होगा, तो गेहूं और गुलाब यहाँ पर किसकी मानी जाती है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले जो लेखक है वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ये बताइएगा बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त की यहाँ पे आपको रचना बतानी है, कौन सा है भैया? तो आपको बाल मुकुंद गुप्त का एक ही है, और कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसी से लिया जाता है हमेशा, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यही आती है हमेशा, शिव शंभू के चिट्ठे। हाँ, यहाँ पे जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, भारत मित्र आपने पत्रिका पढ़ी होगी बेटा, 1904-1905 में जो प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर याद रखना, शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये 1904-1905 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी बेटा, भारत मित्र। भारत मित्र पत्रिका में यहाँ पर क्या हुआ था? भारत मित्र पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया था। शिव शंभू के चिट्ठे यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना मानी जाती है। क्लियर है बात? यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, लॉर्ड कर्जन है बेटा, आपने सुना होगा। तो लॉर्ड कर्जन के जो यहाँ पर भारत विरोधी थे, तो भारत विरोधी जो कारनामे थे, तो कारनामों पर यहाँ पर ओजपूर्ण या यहाँ पर तीखी व्यंग्यता का जो स्वरूप मिलता है वो आपको शिव शंभू के चिट्ठे में मिलता है। ठीक है, हाँ, लॉर्ड कर्जन बेटा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग। अगला देखना, अगला दिया भौ। तो भौ निबंध के लेखक कौन है? बोलोगे भौ, हाँ, तो भौंकना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को केवल बताना है कि भौ के यहाँ पे लेखक कौन है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रताप पीयूष तो बेटा इनका यहाँ पे निबंध संग्रह माना जाता है। देखो यहाँ पर इनके जो भौ हो गया, देखो जितने भी आते हैं, भौ, दांत, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, सब इन्हीं का ही है। भौ, दंत, धोखा, नारी, खुशामद, ये सब यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र के हैं बेटा। किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो आप लोग सीधा आंसर लगा दो, डी आएगा। अगला, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? तो भैया भ्रूण हत्या आपसे पूछी गई है, तो भ्रूण हत्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सीधा सीधा लगा लो। तो जब भी आपसे भ्रूण हत्या पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो जो प्रताप नारायण मिश्र है बेटा भारतेंदु युग के कवि हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु युग के कवि हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनकी जो विशेषता है आपसे जब भी पूछी जाएगी, तो इनकी विशेषताओं बेटा विनोद प्रियता ज्यादा मिलती है। हाँ, इनकी शैली में बेटा यहाँ पर क्या है? मनमौजीपन भी मिलता है, और यहाँ पर याद रखना विनोद प्रियता भी मिलती है। हाँ, इनकी शैली में बेटा कटुता नहीं है, मतलब यहाँ पे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर जो विनोदपूर्ण शैली है उसका प्रयोग मिलता है। बिल्कुल, हाँ, ग्रामीण स्वच्छंदता के या ग्रामीण स्वच्छंदता भी इनकी शैली में मिलती है। ठीक है, हाँ, ग्रामीण परिवेश को बिल्कुल सजीव भी ये बताते हैं। तो ये कौन है भैया? तो विनोद प्रियता हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ठीक है भैया। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा। ये लो भैया, शर्मा शर्मा, वर्मा वर्मा। लो भैया बताइएगा यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया शिकार। तो शिकार संबंधी जो रोचक यहाँ पर निबंध है उनके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो याद रखना शर्मा जी माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, क्योंकि यहाँ पर
शिकार कौन करेंगे? श्री राम शर्मा करेंगे, ना कि वर्मा करेंगे आपके, ठीक है। तो वर्मा मत लगा देना आप लोग। अगला देखना यहाँ पर प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर, सबसे मोस्ट, कल ही कराया था मैंने आप लोगों को कि लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर आप लोगों को पता होगा बेटा, प्रसिद्ध यहाँ पर आपका निबंध माना जाता है। हाँ, तो प्रसिद्ध जो निबंध है आपका अर्धनारीश्वर यहाँ पर किसका माना जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर जैसे अर्धनारीश्वर हो गया, आपका रेती के फूल हो गया, मिट्टी की ओर हो गया, वेणुवन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बट पीपल हो गया, ये सब किसके माने जाते हैं? तो आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे मिट्टी की ओर हो गया, मिट्टी की ओर हो गया, इसके बाद यहाँ पर वेणुवन हो गया, वेणुवन हो गया, इसके बाद यहाँ पर एक आती है रेती के फूल हो गया, रेती के फूल हो गया। तो ये यहाँ पर सब किसकी रचना मानी जाती है? रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो इनकी और भी हैं, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा होगा एक उर्वशी भी आती है। कौन सी आती है? उर्वशी भी आती है। इसके बाद यहाँ पर एक आती है इनकी रश्मि रथी आती है। कौन सी आती है? रश्मि रथी भी आती है। तो आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? तो यहाँ पर ये सारी की सारी रचनाएं बिल्कुल किसकी मानी जाती है, बताइएगा। हाँ, ठीक है। यहाँ तुम लोग गलती कर दोगे, कुछ लोग यहाँ पे लगा देंगे सर कि यहाँ पे अर्धनारीश्वर, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग वृंदावन लाल, हाँ विष्णु प्रभाकर भी लगा सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। चलो हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? सबका ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखना, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा था? तो देखो यहां पर संस्कृति के 4 अध्याय, पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया संस्कृति के 4 अध्याय किसमें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, मैंने आपको बताया था। तो संस्कृति के 4 दिन में 4 पहर होते हैं, 4 अध्याय होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, देखो आंगन के पार द्वार तो भैया आज्ञे जी, लेकिन यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय किसका है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नई कविता की बात की गई है, मुक्त छंद की बात की गई, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे भैया? अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जो आपका मुक्त छंद है, जो आपका मुक्त छंद है, इसको यहाँ पे सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो आपने पढ़ा होगा जूही की कली में, जूही की कली में। और जूही की कली जो रचना है बेटा वो किसकी मानी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे निराला जी ने क्या किया था कि मात्राओं के बंधन और वर्णों के बंधन को खत्म करते हुए इन्होंने एक मुक्त छंद दिया। और यहाँ पर नई कविता में आगे इसको आगे किसने बढ़ाया था? तो नई कविता में आगे इसको बढ़ाया था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बढ़ाया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, हाँ, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? तो यहाँ पर याद रखना प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं, बस ये आपको बताना है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। हाँ सही है। देखो सबसे पहले समझ लो यहां पर क्या होता है, आप लोगों को एक मैंने यहां पर छंद पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। इसमें यहां पर क्या होता है, तो एक आपने पढ़ा होगा बेटा कुंडलियां पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? कुंडलियां पढ़ा होगा। तो कुंडलियां की यदि हम बात करें तो कुंडलियों में यहाँ पे 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसमें यहाँ पर एक किस किस से मिलकर बना होता है? रोला प्लस दोहा से मिलकर बना होता है। तो दोहा प्लस रोला से मिलकर यहाँ पर ये बना होता है। अब यहाँ पर याद रखना इसमें क्या होता है, जो पहला शब्द होता है, जो यहाँ पर पहला पद होता है और जो यहाँ पर आपका अंतिम पद होता है, क्या होता है? चलो अंतिम पद होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पहला और अंतिम जो पद होता है, जो यहाँ पर जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द पे खत्म होगा, ऐसा छंद कौन सा? जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, क्या यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप लोगों ने बाबू, तो यहाँ पर भी क्या आएगा लाडलो? आपका बाबू ही आएगा। क्या आएगा? बाबू आएगा। मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम, देन फाइंड आउट भी कुंडली होता है बेटा। क्या होता है? कुंडली होता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? कुंडलियां लगा दोगे। क्या लगा दोगे? कुंडलियां लगा दोगे। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, प्रथम 2 पंक्ति यहाँ पर किसकी होती हैं? तो दोहा की होती हैं। या यहाँ पर प्रथम 2 पंक्ति जो होती हैं, प्रथम 2 पंक्ति जो होती हैं वो यहाँ पे दोहा की, अंतिम जो 4 होती हैं,
अंतिम जो 4 होती हैं वो किसकी होती हैं? रोला की पंक्तियां होती हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, बिना विचारे, बिल्कुल सही है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अंत में आता ना किया जो बिना विचारे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। घनाक्षरी छंद है, मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक या इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी जब भी पूछा जाएगा तो आपके यहाँ पे 3 होते हैं। एक होता है घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी कवित्व भी कहा जाता है इसको। एक होता है आपका देव घनाक्षरी होता है। क्या होता है? देव घनाक्षरी। तो यहाँ पर याद रखना 31, 32 और 33 वर्ण होते हैं इसमें। तो जहां वर्णों को गिना जाता है उसे क्या कहा जाता है लाडलो? वर्णिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णिक कहा जाता है। तो आपको सीधा सीधा आंसर लगा देना है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लो क्वेश्चन ही खत्म हो गए आज। हाँ, क्वेश्चन कम पड़ गए बेटा आज। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे 2-3 चीजें सुन लो आप लोग। बिल्कुल, जैसा कि आपका मोहन यादव जी का मैंने बयान डाला था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, रील में आप लोग देख लेना। तो आपका यहाँ पर 1 तारीख से प्रोग्राम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सारे जो भी यहाँ पे बाधाएं आ रही थी आपके एग्जाम को लेकर, वो सारी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब बस बारी है कि आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आए, आपके रिजल्ट्स आए, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेटा 2 मिनट सुनिएगा सभी बच्चे। हाँ 2 मिनट सुनिएगा। तो आपका यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे बड़ा जो एग्जाम है आपका जो 6 साल से नहीं आया, वो कौन सा है? एमपीएसआई। हर बच्चा आप लोगों में से भी देगा बेटा इसको। हाँ सर जी, और प्रश्नोत्तरी करा दीजिए। ठीक है बेटा, हाँ कल से हम और ज्यादा प्रश्नोत्तरी करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद जो बड़ा एग्जाम है वो कौन सा है बेटा? वर्ग 2 है। और एक और एग्जाम की बात करें तो एक और एग्जाम आएगा, वो कौन सा है? महिला सुपरवाइजर है आपका। कौन सा है? महिला सुपरवाइजर। ये 3 एग्जाम आपके बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल भैया, आपको सीधा सीधा याद करना है। पहले तो ये रोना धोना बंद कर दो आप लोग, थोड़ा हिम्मत से यहाँ पर काम लीजिएगा, क्योंकि अब आपको तैयारी वास्तविकता में करनी पड़ेगी। अभी तक जो था वो ठीक है, हम लोगों ने गुजार दिया, हम लोगों ने यहाँ पे ठीक है भैया के तैयारी अभी तक की नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा हमको सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, और आप लोग भी हो, तो मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा फिर। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और लक्ष्य को प्राप्त करना है बेटा, तो आप लोगों को आज से ही, मैं डेली बोलता हूं कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और पहले आप लोग उन टॉपिक को पढ़ो जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं। पहले हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हमको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। देखो यहाँ पर जैसे एमपीएसआई की बात करें तो फरवरी में इसका यहाँ पर रिजल्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। वर्ग 2 का भी यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर ये मांगा है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा, मोहन यादव ने सख्त आदेश दिए हैं कि भैया सभी स्कूलों से या हर जिले से ये मंगवाओ कि कहाँ पर किस शिक्षक की आवश्यकता है। विषय सहित मांगा है, विषयवार कि किस विषय के कितने पद खाली हैं और कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। तो जब यहाँ पर ये डाटा आ जाएगा तो इस डाटा में कम से कम 11 से 12 दिन की प्रोसेस लगेगी। तो 12 से 15 दिन की मान लो प्रोसेस भी लगती है, तो ये भी मान के चलो कि आपका फरवरी में नोटिफिकेशन गिर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके जो पद हैं, वर्ग 1 के पद वृद्धि हो रहे हैं, तो इसके पद हो सकता है ज्यादा आएंगे बेटा, जो आपसे वादा किया था उससे ज्यादा आएंगे, हो सकता है उससे डबल आए आपके। मेरा मानना है कि कम से कम आपके 15,000 प्लस आए, लेकिन अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। हाँ सिलेबस में थोड़ा आपको पता है कि यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा बदलाव होगा, और ये बदलाव ही आप लोगों को टॉपर बनाएगा। क्योंकि याद रखना, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हाँ सर हमको सब आता है। बेटा इस चीज को आप लोग भ्रम से निकाल दें। हाँ जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होती है। तो पहले तैयारी में आप लोग मन लगाएं, और ये लिंक बेटा हर बच्चे तक आप शेयर करें। और जो आपका बयान है बेटा वो भी मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल दिया, तो शॉर्ट्स में जाके आप देखिएगा तांडव क्लासेस का। पहले तो जिन बच्चों को अपडेट नोटिफिकेशन चाहिए, हर चीज की जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज याद रखना, इस क्लास के खत्म होने के बाद मुझे आप कमेंट करके बताएं कि भैया आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, मैं उसी को कराऊंगा। क्योंकि याद रखना, मुझे टॉपर बनाना है आप लोगों को। तो जब टॉपर आप लोग बनोगे तो बेटा ऐसे नहीं बनोगे, हर टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा याद रखें। ठीक है, चलो बेटा, तो यहाँ पर फिर मिलते हैं कल। हाँ कल तो बेटा छुट्टी रहेगी आपकी। ठीक है कल, लेकिन हाँ मैराथन क्लास है महिला सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए, जीएस जिसको पढ़ना है बेटा उनके लिए यहाँ पर क्लास है। तो सभी लोग यहाँ पर कल हाँ धर्मेश सर के साथ जुड़िएगा लाइव। और आज के लिए इतना ही, सेशन को आप लोग शेयर करें। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज आप लोग याद रखना, जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑफलाइन क्लास भवरगुआ में है, ऑनलाइन क्लास आपकी एप्लीकेशन में है। बिल्कुल लग जाइएगा, आज से लग जाइएगा।
आप ये वेट मत करो कब आएगा, बस आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एमपीएसआई भी आ गया तो ये भी तो देना है हम लोगों को, कौन सा हम छोड़ रहे हैं, कांस्टेबल तक नहीं छोड़ेंगे अपन तो, हाँ ठीक है। पंक्तियां लेकर आइएगा सर, सीरियल, ठीक है भैया, सीरियल से लेके आएंगे, आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल, ठीक है। और बताइएगा, चलो तो बेटा मिलते हैं फिर सोमवार को, और याद रखना सोमवार को क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा लेकर आऊंगा और थोड़ी प्रैक्टिस में, और यहाँ पर हर टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा ताकि आपके सारे तनाव सारे दर्द दूर हो जाए, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, ठीक है बेटा, हो जाएगी, टेंशन मत लो आप लोग। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, और याद रखना नए कोर्सेस आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो नए बच्चे जो भी हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर मिलते हैं सोमवार को। बोलिए भारत माता की जय।